हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 अप्रैल 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से कोरोना वायरस के दोगुना होने की गति और धीमी हुई है, ये भारत सरकार बोल रही है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा और संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब ये रिपोर्ट ये किस तरीके से पेश कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका एक दल चीन के वुहान शहर में भेजना चाहता है ताकि वो इस चीज की जांच कर सके कि ये वायरस कहां से उत्पन्न हुआ, लेकिन चीन ने उसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस न्यूज को भी हम डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूएचओ ने जिस तरीके से बोला है कि अभी और स्थिति भयावह होगी, इन सारी न्यूज को हम कवर करेंगे। इसके साथ हम एडिटोरियल पेज, बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों की उन न्यूज़ को कवर करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। दो नेशनल न्यूज़ है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। पहली है कोरोना के दोगुना होने की गति और धीमी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत अपनी बढ़त बनाए हुए है। कोरोना के मरीजों के डबलिंग रेट यानी मरीजों की संख्या दोगुनी होने में लगने वाला समय में लगातार सुधार इसका प्रमाण है। पिछले हफ्ते तक कोरोना का डबलिंग रेट 6.2 दिन था यानी प्रतिदिन था, और यह अब बढ़कर 7.5 दिन हो गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार समेत 18 राज्यों का डबलिंग रेट इससे भी ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार डबलिंग रेट का ज्यादा होना इस बात का प्रमाण है कि लॉकडाउन के पालन से वायरस फैलने की गति धीमी हुई है। इस रेट में लगातार सुधार आ रहा है। लॉकडाउन लागू होने के पहले 3.4 दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही थी, लेकिन अब इसमें 7.5 यानी 7.5 दिन लग रहे हैं। इसी में एक छोटी सी न्यूज दी गई है कि अगले 10 दिन में पीक पर पहुंचेगा कोरोना, फिर जाएगा नीचे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 10 दिन भारत के लिए सबसे अधिक चुनौतियों वाले साबित हो सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के वैज्ञानिकों के अनुसार 30 अप्रैल तक वायरस का प्रसार तेज दिखेगा और इस लिहाज से प्रतिदिन संक्रमण की संख्या भी बढ़ेगी, यानी भारत में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर होगा, लेकिन उसके बाद ग्राफ नीचे आने लगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईसीएमआर के आकलन का समर्थन करते हुए कहा है कि अगले 2-3 दिन में स्थिति और साफ हो जाएगी। दरअसल पीक पर पहुंचने का अर्थ यह है कि भारत इसका आकलन करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा कि अब कदम किस दिशा में उठाने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, देश में संक्रमितों की जो आंकड़ा है वो 18,000 को पार कर गया है। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में हालात काबू से में नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि हालात बेकाबू हो गए हैं। सोमवार को 466 नए मामले सामने आए हैं और 9 लोगों की जान चली गई है। रविवार को राज्य में 552 नए केस मिले थे। वहीं पूरे देश में 1200 से ज़्यादा केस मिले हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 18,000 को पार कर गया है। 27 लोगों की मौत हुई है। 3,000 के करीब मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस महामारी से देश भर में पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 40 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 17,656 और मृतकों की संख्या 559 हो गई है। 2,842 मरीज अभी तक ठीक भी हुए हैं। राज्य सरकारों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को 27 लोगों की मौत हुई और मरने वालों की संख्या 570 पहुंच गई है। सोमवार को महाराष्ट्र में 9, गुजरात में 8, आंध्र प्रदेश में 3, दिल्ली व तेलंगाना में 2-2 और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में 1-1 व्यक्ति की जान चली गई है। महाराष्ट्र में मृतकों का आंकड़ा 232 हो गया है, जबकि गुजरात में अब तक 71 लोगों की जान जा चुकी है। पूरे देश में सोमवार को 1,199
नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 18,306 पर पहुंच गया है। अब तक 2,859 संक्रमित उपचार के बाद ठीक भी हुए हैं। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में तीन न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, इटली में संक्रमितों की संख्या में पहली बार गिरावट। यूरोप में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र इटली में हालात सुधरने के संकेत मिलने लगे हैं। संक्रमित लोगों की संख्या में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। वहीं यूरोपीय देश फ्रांस 20,000 से ज्यादा मौतों वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस महामारी ने दुनिया भर में अब तक 1,68,938 लोगों की जान ले ली है, जबकि 24,60,851 लोग संक्रमित इसमें पाए गए हैं। इटली में नागरिक सुरक्षा सेवा के मुताबिक संक्रमित पाए जाने के बाद इसमें कई लोगों का अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इटली में पिछले 24 घंटे में 454 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की कुल संख्या 24,114 हो गई है। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 547 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों का आंकड़ा 20,000 को पार करते हुए 20,265 पहुंच गया है। इटली के वैज्ञानिक चाहते हैं कि सरकार लोगों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराए, जिससे यह पता चल सके कि लोग कितने दिनों तक अपने घरों में रह सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिकी विशेषज्ञों को चीन भेजना चाहते हैं ट्रंप। कोरोना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रति हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए विशेषज्ञों को चीन भेजना चाहता है। ट्रंप ने एक दिन पहले यह चेतावनी दी थी कि अगर चीन जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार पाया गया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने पत्रकारों से नियमित बातचीत में कोरोना को प्लेग करार देते हुए कहा, मैं चीन से खुश नहीं हूं। हमने बहुत पहले बात कही थी कि वे बताएं कि उनके यहाँ ऐसा क्या हो रहा है। हम यह वहां जाना चाहते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि वहां क्या चल रहा है। मैं उनके साथ कारोबारी समझौते से बेहद खुश था। फिर हमें इस प्लेग के बारे में पता चला और तब से मैं खुश नहीं हूं। अमेरिका यह जांच कर रहा है कि क्या यह वायरस वुहान की लैब से निकला था। मीडिया में आई खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि चीन के वुहान शहर की लैब से ही यह वायरस बाहर निकला है। इसमें लेकिन चीन ने इस मांग को ठुकरा दिया है। अमेरिकी दल को चीन जाने की अनुमति देने की ट्रंप की मांग को चीन ने ठुकरा दिया है। ट्रंप की टिप्पणियों पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा है कि सभी मानव जाति के लिए वायरस आम दुश्मन है। चीन दोषी नहीं है, इसका पीड़ित भी है। हम इस वायरस के साथ काम करने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, WHO ने चेताया खराब समय अभी आने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनोम ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के प्रकोप का सबसे खराब समय अभी आने वाला है। कई देश जिस तरह प्रतिबंधित उपायों में ढील दे रहे हैं, महामारी नए खतरे की घंटी बन रही है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पर विश्वास कीजिए, सबसे खराब समय अभी आने वाला है। हमें इस आपदा को रोकना होगा। बहुत सारे लोग इस वायरस को अब तक नहीं समझ सके हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की तीन न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में चार न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, उज्ज्वला लाभार्थियों को बैंक जाने से मिली निजात। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन ऑयल ने अपने उज्ज्वला ग्राहकों को घर पर ही पैसे निकालने की सुविधा प्रदान की है, ताकि उन्हें लॉकडाउन में बैंक न जाना पड़े। इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख व उत्तर प्रदेश के तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वय उत्तीय भट्टाचार्य ने बताया है कि कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए नई पहल शुरू की है। अब उन्हें घर पर एलपीजी सिलेंडर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर यानी सर्व सेवा केंद्र मिनी बैंक के माध्यम से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अब कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि की मदद से पैसे निकाल सकेंगे। इंडियन ऑयल के फील्ड अफसर लखनऊ अमित कुमार राजोरा ने बताया
कि यह सुविधा ग्राहकों को घर पर ही उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उज्ज्वला के लाभार्थियों को डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम में जाने की आवश्यकता ना पड़े। नेक्स्ट न्यूज़ है, गैर एफडीआई रूट वाले चीनी निवेश की भी जांच की तैयारी। भारत सरकार घरेलू कंपनियों में चीन के उन निवेशों की भी जांच करने की तैयारी कर रही है जो गैर एफडीआई रूट से हुए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई रूट के अलावा भी चीन ने भारतीय कंपनियों में निवेश कर रखा है। इनमें से अधिकतर कंपनियां स्टार्टअप क्षेत्र की हैं। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार इस प्रकार के निवेश की भी जांच सुरक्षा कारणों से कर सकती है। एफडीआई के ऑटोमेटिक रूट को चीन के लिए बंद कर दिया गया है। अब सरकार की मंजूरी के बाद ही चीन से एफडीआई संभव हो सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक सरकारी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि एफडीआई को लेकर जो नियम चीन के लिए जारी किए गए हैं वे हांगकांग पर भी लागू होंगे। शनिवार को सरकार द्वारा पड़ोसी देश के लिए एफडीआई के नए नियम जारी किए जाने के बाद से ही वकीलों, निवेशकों और कंपनियों के अधिकारियों में बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी। हांगकांग के मामले में क्या होगा? हांगकांग की अपनी अलग विधि व्यवस्था है, लेकिन वहां चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। चीन से भारत में आने वाले निवेश का बड़ा हिस्सा हांगकांग के रास्ते ही आता है। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका में मुफ्त मिल रहा है क्रूड ऑयल। ग्लोबल इकोनॉमी पर कोरोना का क्या और कितना असर हो सकता है, इसका भयावह उदाहरण सोमवार को अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला है। यूएस क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में सोमवार को WTI क्रूड ऑयल की कीमत $18 प्रति बैरल के भाव से एकदम भरभराते हुए 104% से अधिक की गिरावट के साथ इतिहास में पहली बार $0 प्रति बैरल से भी नीचे चली गई। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक कई महीने के लिए वायदा कारोबार में WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत खबर लिखे जाने तक $0 से भी नीचे थी। हालांकि इस गिरावट के बावजूद भारतीय ग्राहकों को पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कोई राहत मिलने के आसार नहीं हैं। एक महीने से भी ज्यादा के समय से देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतें कमोवेश एक ही स्तर पर कायम हैं। लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल व डीजल की मांग एकदम घट गई है। भारतीय तेल कंपनियों का कहना है कि क्रूड की कीमत कम होने के बावजूद वे अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा खरीदारी नहीं कर रही हैं। इसके पीछे वजह यही है कि उनके पास अतिरिक्त भंडार की जगह नहीं है। साथ ही लॉकडाउन को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सब सामान्य हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में भारतीय तेल कंपनियां वायदा सौदे में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है, विमानन कंपनियों ने बंद की बुकिंग। विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की सलाह नकारते और 4 मई से बुकिंग शुरू करने वाली विमानन कंपनियों को आखिरकार DCGA के लिखित निर्देश के बाद बुकिंग बंद करनी पड़ी है। इसका असर विमानन कंपनियों के शेयरों पर भी पड़ा, जिन्हें सोमवार को गिरावट देखी गई। कंपनियों द्वारा 4 मई से बुकिंग शुरू करने की खबरों के बीच विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट के जरिए सलाह दी थी कि जब तक सरकार की ओर से उड़ानें शुरू करने का निर्णय नहीं दिया जाता, तब तक किसी एयरलाइंस की बुकिंग प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए। कंपनियों ने लिखित आदेश नहीं होने का हवाला देते हुए बुकिंग बंद करने से इनकार कर दिया था। इस पर यात्रियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से DCGA से कंपनियों के इस रवैये की शिकायत कर दी थी। तो ये बिजनेस पेज की 4 न्यूज़ थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है उत्पादन संग मांग बढ़ाने का रास्ता। देखिए, लोगों की आय कम हुई है तो जाहिर सी बात है कि उनकी खरीदारी कम करेंगे, यानी कि मांग प्रभावित होगी, और अगर मांग प्रभावित होगी तो उसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। तो इन्हीं सब पर यह लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने। दूसरा आर्टिकल है सामाजिक समरसता पर आघात। जिस तरीके से वैचारिक जो सामाजिक इस समय ताना बाना है कोरोना वायरस को लेकर, उसमें एकजुटता दिखाने की जरूरत है। तबलीगी जमात जिस तरीके से धर्मांधता फैला रहा है, इन्हीं सब पर यह लिखा गया है आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है शिक्षा और सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत
जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। तीसरा आर्टिकल है सतर्कता में कमी। लॉकडाउन का बार बार पूरे देश में किसी न किसी प्रकार से उल्लंघन हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ सतर्कता और अपनी जान से ही खिलवाड़ करना है और समाज से भी। तो सबसे पहले हम अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है उत्पादन संघ, यहां पर संघ होगा, उत्पादन संघ मांग बढ़ाने का रास्ता। आर्थिक गतिविधि का मूल चक्र उत्पादन से शुरू होता है। उत्पादन से श्रमिक को वेतन मिलता है, उस वेतन से वह बाजार से माल खरीदता है, माल के बिकने से उद्यमी पुनः निवेश करता है। यह चक्र इस समय टूट गया है। उत्पादन बंद है, श्रमिकों को वेतन नहीं मिल रहा है और बाजार में मांग शून्य प्राय है। इस चक्र को पुनः चालू करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हम पहले उत्पादन शुरू करें, उद्योगों को टैक्स में छूट दें, जैसा कि CII और एसोचैम जैसी संस्थाओं ने कहा है। इसमें समस्या यह है कि यदि बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन शुरू कर भी दिया गया तो उनके द्वारा कम संख्या में ही श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। फलस्वरूप आम आदमी के पास क्रय शक्ति कम ही रहेगी और बाजार में मांग भी कम उत्पन्न होगी। वर्तमान में कार और बाइक इत्यादि बिना बिके शोरूम में ही हैं। और जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि एक चक्र होता है। देखिए चक्र ऐसे होता है कि कच्चा माल आता है और उत्पादन होता है। जब उत्पादन होता है तो उसमें श्रमिक कार्य करते हैं। जब श्रमिक कार्य करते हैं तो उनको मंथली इनकम या दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। अब उस दिहाड़ी मजदूरी से वे अन्य वस्तुएं खरीदते हैं और जब वो अन्य वस्तुएं खरीदते हैं तो उन जिनसे उन्होंने वो वस्तु खरीदी है उनके पास पैसा आता है, उस पैसे से वो कहीं और सदुपयोग उसका करते हैं। इस प्रकार से एक चक्र बना होता है और ये इसी चक्र से अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। लेकिन इस समय भारत ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है क्योंकि यह चक्र टूट गया है। ना तो दिहाड़ी मजदूर कार्य कर रहे हैं और ना किसी प्रकार का उत्पादन लॉकडाउन की वजह से हो रहा है। अगर जाहिर सी बात है जब उत्पादन नहीं होगा, मजदूरों को उनका वेतन नहीं मिलेगा, वो कोई खरीदारी नहीं कर पाएंगे और जिससे खरीदारी करेंगे उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा चक्र टूट सा गया है। बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन बढ़ाने से शोरूम के स्टॉक में वृद्धि हो भी जाए तो भी मूल आर्थिक चक्र स्थापित नहीं होगा। जैसा बीमार के सामने भोजन परोसने से उसका रोग ठीक नहीं होता है, यदि हम इस चक्र को वेतन से शुरू करें तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यदि हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें जिनके द्वारा अधिक संख्या में रोजगार उत्पन्न किए जाते हैं तो उनके द्वारा दिए गए वेतन से बाजार में मांग बढ़ेगी। इस मांग से बड़े उद्योगों का माल भी बिकने लगेगा। मांग उत्पादन हो जाएगी मांग उत्पन्न हो जाएगी तो छोटा उद्यमी भी किसी प्रकार से उत्पादन शुरू करने को रकम जुटा ही लेगा। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर उत्पादन बढ़ा या श्रमिकों को वेतन दिया गया तो मांग और उत्पादन दोनों संतुलित अवस्था में आ जाएंगे। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन सही दिशा में होते हुए भी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के प्रत्येक नागरिक को $1000 का चेक सीधे भेज दिया है। इस प्रकार के प्रयोग अन्य देशों द्वारा भी किए जा रहे हैं। अपने देश में करीब 30 करोड़ परिवार हैं। यदि प्रत्येक परिवार को 3 महीने तक 5000 रुपए प्रति माह सीधे दे दिए जाएं तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा और अनुमान से लॉकडाउन के कारण राजस्व में गिरावट के चलते सरकार के घाटे में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। लगभग 5 लाख करोड़ रुपए सीधे वितरण किए जाने भी चाहिए होंगे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान संकट के समय वित्तीय घाटे को देश की आय के 10% तक बढ़ने दिया जा सकता है। देश की वर्तमान आय लगभग 200 लाख करोड़ रुपए है, इसलिए वित्तीय घाटे को वर्तमान के लगभग 7 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ तक बढ़ाने दिया जा सकता है। लेकिन तत्काल इस रकम तक जाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में सरकार यदि केवल 7 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले ले और इसमें से 5 लाख करोड़ रुपए प्रत्येक परिवार को सीधे बांट दे तो बाजार में कपड़े, कागज, जूते इत्यादि की मांग उत्पन्न होगी। सरकार को राजनीतिक लाभ होगा और आम आदमी को बड़ी राहत भी
मिलेगी। देखिए, इसमें जो व्यवस्था समझाई गई है वो सुनने में तो अच्छी लगती है और अमेरिका ने ऐसा किया भी है, लेकिन भारत में ये मुमकिन नहीं है। भारत में जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो दूसरे तौर पर की जा रही हैं, दूसरे ढंग से की जा रही हैं। गरीबों को मदद की जा रही है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब पहले तो आधार और बायोमेट्रिक की ज़रूरत होती थी, अब ना तो राशन कार्ड की ज़रूरत है, ना आधार की और ना बायोमेट्रिक की। जो गरीब तबका है वो सीधे जाकर अनाज ले सकता है और किसी न किसी तरीके से मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है। अगर वो प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे राज्य के हैं, तो जिस राज्य में वो फंसे हुए हैं वहाँ की राज्य सरकार द्वारा उनको भोजन कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा जनधन खाते में और मनरेगा मजदूर के जितने भी खाते हैं उनमें 1-1 हज़ार रुपए की राशि डाली जा रही है। बिहार सरकार ने भी कहा है कि उनके राज्य के मजदूर जिस भी राज्य में फंसे हैं उनके अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपए डाले जाएंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं भारत में पहले से ही चालू हैं, लेकिन वो दूसरे रूप में है। लेकिन इसका लाभ कितना आने वाले समय में मिलता है, कितना इनको इनकी स्थिति बच पाती है या सुधर पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सीधे रकम के वितरण से बाजार में मांग पैदा की जाए और उस मांग की आपूर्ति छोटे उद्योगों द्वारा की जाए, तब अधिक मात्रा में वेतन दिया जाएगा और पुनः मांग बनेगी। इन दोनों कार्यों को एक साथ में करने से ही अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। यदि सरकार ने ऋण लेकर बुनियादी संरचना बनाई अथवा बड़े उद्योगों को छूट दी तो यह चक्र स्थापित नहीं होगा। इसलिए सरकार को बड़े उद्योगों द्वारा की जा रही मांग पर सावधानी से विचार करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, सामाजिक समरसता पर आघात। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक विचार विमर्श का निष्कर्ष था कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। अंततः शांति और सुरक्षा की संरचना भी मनुष्य के मस्तिष्क में ही निर्मित होनी चाहिए। इसे संयुक्त राष्ट्र की विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के उन्नयन के लिए बनाई गई संस्था यूनेस्को का सूत्रवाक्य बनाया गया। सामान्य भाषा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उद्देश्य मनुष्य को हिंसा और युद्ध से हटकर शांति और सद्भावना की ओर अग्रसर करना था। तब यह भी माना गया कि विश्व शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए हर व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाना आवश्यक होता है। इस लक्ष्य में सभी देश आगे बढ़े हैं, मगर धीरे धीरे यह भी सिद्ध हो रहा है कि शिक्षा सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। यदि शिक्षा वास्तव में युवाओं का दृष्टिकोण परिवर्तन कर रही होती तो विश्व में कोई पढ़ा लिखा युवक आतंकी नहीं बनता। हिंसा, युद्ध, असुरक्षा, आतंकवाद, धर्मांधता जैसे अस्वीकार्य तत्व आज भी विश्व में करोड़ों लोगों को गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने से वंचित कर रहे हैं। कोरोना कहर से ने इस स्थिति में अप्रत्याशित आयाम जोड़ दिए हैं। सारे विश्व को यह भी स्वीकार करना होगा कि वैश्विक स्तर पर साक्षरता दर भले बढ़ी हो, लेकिन जाहिलियत अभी भी जीवित है और मानव जीवन को कभी भी बड़े संकट में डाल सकती है। इसलिए और भी क्योंकि इसमें अपने धर्म और पंथ को सर्वश्रेष्ठ मानने और केवल अपने ही धर्म में सभी को लाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले हिंसा का सहारा लेने को सदा तैयार रहते हैं, वे ईश्वरीय आदेश मानते हैं। जैसा कि तबलीगी जमात की तरफ इनका इशारा है, इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि वो कहते हैं कि अगर आपको मरना ही है, इस वायरस से मरना है, तो आप मस्जिद में आकर मरिए, इससे अच्छी मौत नहीं हो सकती। या मतलब एक इशारा ये करना चाहते हैं कि अगर आपको मरना है तो सीधे आप भगवान के पास या अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे अगर आप मस्जिद में आकर मरते हैं। लेकिन बिल्कुल ये सच नहीं है। कल भी इनका एक ऑडियो आया है मोहम्मद साद का। उन्होंने कहा है कि आप स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस को पूरी सहूलियत दें, उनके साथ सहयोग बरतें। अगर वो आपका परीक्षण कर रहे हैं तो आप सहयोग दीजिए। और जो आने वाला रमजान है उसमें मस्जिदों में नहीं, घर पर ही नमाज अदा करिए। इस समय जब भारत कोरोना से एकजुट होकर लड़ रहा है, तब तबलीगी जमात ने जो कहर ढाया उसकी चर्चा कोरोना के चिंताजनक प्रसार के साथ जुड़ गई है। यह स्पष्ट है कि तबलीगी जमात के रूप में एक तबका ऐसा है जो इस्लाम की दकियानूसी व्याख्या कर मुस्लिम समाज को समय के साथ आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहा है। इस जमात के लोगों की ओर से इंदौर, मुरादाबाद समेत
अन्य कई शहरों में जिस तरह डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हुए अथवा उनसे बदसलूकी की गई या फिर उपचार से बचने की कोशिश की गई, उसे हठ धर्मिता और धर्मांधता की शर्मनाक मिसाल भी कहा जा सकता है। जब सारा देश कोरोना के विरुद्ध प्रधानमंत्री के साथ तन मन धन से एकजुट हो गया है, तब जमातियों ने इस प्रयास की सफलता को अनिश्चितता में डालकर संकट की स्थिति पैदा कर दी है। अभी भी उन्होंने अपनी हठ धर्मिता छोड़ी नहीं है। मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोगों को समझाना होगा कि किसी भी समुदाय में पिछड़तापन तभी आता है जब वहां आंतरिक प्रेरणा, शिक्षा, कौशल प्राप्त करने की इच्छा शक्ति कुंठित कर दी जाती है। यह समझ सभी के लिए हितकारी होगी। समस्या का समाधान प्रारंभिक शिक्षा के स्वरूप में बदलाव कर संभव है। राष्ट्र हित में हर बच्चे को सभी धर्मों के मूल तत्व बताए जाएं, सभी का सम्मान करने की आवश्यकता को अंतर्निहित कराया जाए, ये वे यह भी जाने कि कोई धर्म किसी से श्रेष्ठ नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। ये बात सच है कि सभी धर्म बराबर होते हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं होता। किसी भी धर्म में यह नहीं बताया जाता है कि आप किसी की जान लीजिए या फिर आप मंदिर में आकर मरिए, मस्जिद में आकर मरिए। किसी भी धर्म में ये नहीं बताया जाता। हाँ, सिर्फ ये बताया जाता है कि आप लोगों का भला करें, एक साथ रहें और शांति से रहें। नेक्स्ट आर्टिकल है सतर्कता में कमी। राज्य सरकारों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस निर्देश पर गंभीरता दिखाने की सख्त जरूरत है कि लॉकडाउन संबंधी नियमों का उल्लंघन न होने पाए। इस निर्देश की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि लॉकडाउन में छूट के पहले ही दिन देश के कई हिस्सों में उसका दुरुपयोग होता दिखा। केरल ने तो अपने स्तर पर कुछ अतिरिक्त छूट दे दी। इसके चलते गृह मंत्रालय को उसे अलग से एक पत्र लिखना पड़ा। यह ठीक है कि केरल में हालात कुछ सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि जोखिम मोल लिया जा सके। केरल सरकार ऐसा ही करती दिखी है। उसने रेस्टोरेंट खोलने के साथ कम दूरी की बस यात्रा को भी अनुमति प्रदान की। कुछ और ऐसे ही कामों को भी हरी झंडी दिखाई थी जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित कर रखा है। केरल सरकार की माने तो उसने जो ढील दी वह गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही है और कहीं कोई गलतफहमी हुई है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन गृह मंत्रालय ने यह आवश्यक कहा है कि वह और अधिक चौकसी बरतने के साथ इसकी निगरानी भी करे कि वह लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। इसकी जरूरत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि देश उस दौर में है जहां थोड़ी सी भी असावधानी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है लॉकडाउन के बाद अंपायरों का होगा अभ्यास। नेट अभ्यास क्रिकेटरों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मैच छोटा हो या बड़ा, वे नेट अभ्यास के जरिए खुद को पूरी तरह तैयार करके ही मैदान में उतरते हैं। यूं तो अंपायरों का नेट अभ्यास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्रिकेटर मैचों की फिर से शुरुआत होने पर मैदान में उतरने से पहले उन्हें भी नेट अभ्यास की जरूरत पड़ सकती है। कारण लॉकडाउन के कारण तमाम क्रिकेट टूर्नामेंट बंद हो गए हैं। दूसरे लोगों की तरह ही अंपायर भी घर में बैठने को मजबूर हैं। मैदान में नहीं उतर पाने से उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर गहरा असर पड़ रहा है। देश में 12 मार्च के बाद से बीसीसीआई की छत्र छाया में एक भी क्रिकेट मैच नहीं हुआ है। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज थी। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, देश में संक्रमितों का आंकड़ा 18,000 के पार। मरने वालों की संख्या 529 हो गई है, 559 हो गई है। उज्ज्वला लाभार्थियों को अब अपने घर पर एलपीजी सिलेंडर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सुविधा दी है। गैर एफडीआई रूट वाले चीनी निवेशकों की भी जांच की तैयारी भारत सरकार ने की है। डब्ल्यूएचओ ने चेताया है कि खराब समय अभी आने वाला है, यानी कि स्थिति अभी और खराब होगी कोरोना वायरस को लेकर। इटली में संक्रमित लोगों की संख्या में पहली बार गिरावट देखी गई है। तो ये आज का यानी 21 अप्रैल 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।